करके लेके आए। पृथ्वीराज चौहान अपने दरबार के अंदर बैठा हुआ, तुम कौन है रे, किसको लेके आए? सब ये गोरी है, भाग रहा था, हम पकड़ लाए इसको। नहीं, वो में तिनका लेके माफी मांग लेगा तो छोड़ देंगे तेरे को। उसने कहा तुम चप्पल ले लू मैं तो मुंह के अंदर। सर मेरे लायक कोई सेवा हो तो बता दो। सेवा की तार पृथ्वीराज की एनिवर्सरी आई तो बुके और भेजा सर। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं विश्वासघात था। तराइन का दूसरा खंडन है कि उसका कोई अब लेना देना नहीं बचा है, कि जयचंद और गौरी के बीच में किसी भी प्रकार की मिली भगत थी, ऐसा कोई प्रूफ किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि तक उस बात को सत्य नहीं माना जाए। चंद बरदाई वाली किताब के पक्ष में अभी तक अपने पास कोई भी प्रूफ नहीं। हो सकता है आने वाले टाइम में स्टोरियन प्रूफ ढूंढ ला, ऊपर तीर चला देगा, जहां पे आवाज आएगी एग्जैक्टली वहां पर निशाना लगा देगा और दूरी बताता है। 4 बांस जितना 24 गज, गज होता है 24 गज 8 अंगुली पर सुल्तान बैठा है, मत चुके चौहान। आज चौहान किया तो हरियाणा साइड में कोई खोखर सैनिक था और उस खोखर सैनिक ने गोरी के छुरा मार के गोरी को मार दिया था। तो यदि आप पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण से गोरी को मरता हुआ दिखाएंगे कि इस युद्ध के अंदर मेवाड़ की तरफ से समर सिंह लड़ा था, बढ़ता उधर गजनी से, और अपने पंजाब में एक जगह पड़ती है बठिंडा। पंजाब में कौन सी जगह? उस टाइम बठिंडा को बोला करते थे तबर हिंद। तब बठिंडा का नाम क्या हुआ करता था? और उसने आगे तबर हिंद पे कब्जा कर लिया। किस पे कब्जा कर लिया? बठिंडा। पृथ्वीराज चौहान बैठा दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान ने राजधानी कहां बना रखी? अजमेर था, अजमेर से वो कहां चला गया था? दिल्ली। अब वो जब उसने देखा कि यार पंजाब के अंदर आके कौन बैठ गया आजकल? गोरी। पंजाब में कहां पर कब्जा कर लिया उसने? तबरिंद। तबरिंद बोले तो आज का। तो उसने पूछा भाई सब किधर? मुंह उठा के चले आ रहे हो, नाथी का बड़ा थोड़ी इधर, ऐसे कैसे घुस सकते हो तुम? और गौरी ने कहा तो लड़ाई कर ले। गौरी ने कहा तू बात कर रहा तबरिंद की, मैं दिल्ली की तरफ आ रहा हूं। अब गौरी पंजाब से आगे बढ़ता है, पृथ्वीराज दिल्ली से इधर से आगे बढ़ता है। हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन। कौन सी जगह पड़ती है? तराइन के अंदर दोनों आमने सामने। चौहानों तथा गजनी के राजाओं के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। अच्छा, इधर पृथ्वीराज तो अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहता, उसका तो हो रखा है, लेकिन गौरी तो करना चाहिए रहा, तभी तो इधर आ रहा है। युद्ध होता है तराइन के अंदर, और युद्ध में पृथ्वीराज गौरी को डंग से हरा देता है, वो डंग से पीट देता है इस युद्ध के अंदर। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में गौरी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? और गौरी को गिरफ्तार करके लेके आए। पृथ्वीराज चौहान अपने दरबार के अंदर बैठा हुआ, तुम कौन है रे, किसको लेके आए? सब ये गोरी है, भाग रहा था, हम पकड़ लाए इसको। नहीं है क्या गोरी? लाओ लाओ आगे लाओ इसको। और गोरी जी क्या हाल है आपके? और गोरी रोया बापड़ा जोर जोर से। और गांव में कहते हैं लड़कियां जब विदा होती है कि भाई ढां ढां करके रोई, वैसे रोया गोरी। और गौरी ने कहा मैं तुम्हारी काली गाय हूं, मैंने धूड़ खाई जो तुम्हारे इधर तबरिंद आ गया, मैं आइंदा के बाद मैं तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देखूं, बापूड़ा एक बार जाने दे रहे। और जैसे उसने माफी मांगी, माफी मांगने के बाद पृथ्वीराज ने कहा कि छोड़ दिया जाए। मंत्री मंत्री बैठे थे, उन्होंने अरे अरे क्या कर रहे हो, क्यों छोड़ दिया जाए? जेल में डालो। पहली बात तो मार दो, आज ही मारो इसको, साइड में ले जाके झटका कर लो इसका शाम को, या कम से कम जेल में तो डालो इसको। और नहीं नहीं छोड़ना नहीं इसको। पृथ्वीराज ने कहा क्यों? तो कहा यार ये वापस आएगा और वापस आके लड़ाई करेगा। पृथ्वीराज मुस्कुराए उनकी तरफ, क्या इसका मतलब मेरे मंत्री अब डरने लग गए हैं, उनकी तलवारों में जंग लग गया है, जो दोबारा युद्ध का सामना नहीं कर पाएंगे? मंत्रियों ने सब ये तो कोई बात नहीं है, तो क्यों छोड़ रहे हो? पृथ्वीराज ने कहा इसका मतलब मेरे मंत्री इस बात को भूल गए कि भारत की हिंदू संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो उस पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। भागते हुए दुश्मन की सेना पर किसी भी प्रकार का आक्रमण, जब हमारे पूर्वजों ने इन बातों का ध्यान रखा तो मैं अपने पूर्वजों पर लांछन लगाऊं? ये नाक रगड़ रहा है, मुंह में तिनका लेके माफी मांगने के लिए तैयार है। अपने सबसे बड़ी माफी होती थी, किसी को माफी मांगा तब कहते मुंह में तिनका ले, मुंह में तिनका लेके माफी मांग लेगा तो छोड़ देंगे तेरे को। उसने कहा तुम चप्पल ले लू मैं तो मुंह के अंदर, तुम कहोगे वैसे करूं, तुम छोड़ो तो सही मुझे एक बार। यार ये गिड़गिड़ा रहा है अपने सामने, और ऐसे आदमी को कैसे मारा जा सकता है? और छोड़ दिया जाए, और दोबारा आएगा, दोबारा लड़ेंगे, और हथियार लाएंगे, इस बार नए हथियारों से लड़ेंगे, नए तरीके से लड़ेंगे। और तुम्हें डर लगता है? मंत्री ने नहीं, सब डर वाली तो कोई बात ही नहीं, तो ठीक है छोड़ दो इसको। राजा कह रहा है तो छोड़ दिया जाए। गौरी को छोड़ा, गौरी यहां से भागा, तराइन के थोड़ा सा उधर जाके बैठ गया अपनी सेना लेके। मंत्रियों ने कहा कि हमने कहा था देखो साहब ये नहीं जाएगा, भारतीय संस्कृति उन पे लागू होती है जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं। भारत में किसी आदमी को छोड़ दें तो पूरी जिंदगी एहसानमंद रहे कि साहब फलान जी ने जान बख्शी थी,
ये तो मानता नहीं है, ये देख लो वापस बैठ गया। पृथ्वीराज ने कहा कोई नहीं, तो लड़ लेंगे, वापस लड़ लेंगे। पृथ्वीराज ने समाचार भिजवाया कि यार तूने कहा था वापस जाऊंगा मैं, मेरे गजनी, तू यहीं बैठा हुआ है। तो उसने वापस पृथ्वीराज के पास समाचार किया कि सर प्लीज एक बात मैं बतानी भूल गया था, उस दिन बोला ही नहीं जा रहा था आपके सामने मेरे से। ओरिजिनल बात यह है कि गजनी का राजा मैं नहीं हूं, मेरे बड़े भैया है। और मेरे बड़े भैया को पता चल गया कि मां आपसे त्राइन के युद्ध में हार गया, और जिस दिन भैया को पता चला उसी दिन से भैया अपनी छुरी तेज कर रहे हैं। जाते ही मेरे को जिबा करेंगे, जिबा हलाल करेंगे मेरे को। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़े दिन तक यहां पंजाब में बैठा रहूं, इतने में भैया का गुस्सा थोड़ा ठंडा मीठा पड़ जाएगा और फिर मैं चला जाऊंगा। सर थोड़े दिन बैठने की परमिशन और दे दो। पृथ्वीराज ने कहा ठीक है बैठा रहा, बाद में चला जाएगा, तू तंग तो नहीं करेगा। उसने कहा पक्का, क्यों तंग करूंगा मैं आपको। फिर भी पृथ्वीराज को इनको लगा क्या पता ये तंग करे, आगे बढ़ने का प्रयास करे। तो ये भी तराइन में जाके बैठ गए वहां पे। तराइन के थोड़ा सा उधर वो बैठा हुआ है, तराइन के थोड़े से इधर ये बैठे, वहां पर जाके आमने सामने बैठे हुए। और गोरी ने वाकई कोई तंग नहीं किया, साल भर गोरी चुपचाप उधर सामने बैठा रहा। उल्टा सुबह शाम कभी मॉर्निंग वॉक में मिल जाता, नमस्ते, और नमस्ते सर, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बता दो। श्रेयोंकिता और पृथ्वीराज की एनिवर्सरी आई तो बुक की और भेजा सर, भाभी जी को भी मेरी तरफ से नमस्ते बोलना। पृथ्वीराज को लगा यार ठीक आदमी है, ज्यादा यू परेशान करने वाला आदमी तो नहीं है। अब पृथ्वीराज ने अपनी सेना कम करनी शुरू की वहां से। पृथ्वीराज की गुजरात वालों से नहीं बने, एमपी वालों से नहीं बने, यूपी वालों से नहीं बने। डरता कि यार अपने कहीं पंजाब बैठे हैं, उधर वाले अंदर घुस जाएंगे, तो अपनी सेनाओं को उधर भेजना शुरू किया। एक सेनापति का तुम गुजरात संभाल, तो यूपी संभाल, तो एमपी संभाल। तो सर यहाँ यार अटैक तो हो नहीं रहा, बैठे तो रहना, मैं बैठा हूं। गौरी इसी दिन की ताक के अंदर था। मुसलमान राजाओं की एक बहुत अच्छी खासियत थी, वो किसी भी युद्ध से पहले दुश्मन की पूरी जासूसी करवा लिया करते, कितना पुदीना अगले के पास में। और अब गौरी को एक एक बात का पता था कि उसके कौन से सेनापति पृथ्वीराज के साथ है और कौन से सेनापति यहां से वापस चले गए। उसे यह भी पता था कि ये कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसके पास पूरी जासूसी थी। और एक दिन उसके पास पूरी पुख्ता न्यूज थी कि एक रात को पृथ्वीराज तथा उसके सैनिकों ने लेट नाइट पार्टी की। रात 3 बजे दारू वारू पी के सोए। वो सुबह सुबह अचानक 5 बजे हमला करता, जब सेना सो रही थी। सोते हुए काट दिए थे। आधे उठ पाए, आधे उठ नहीं पाए, कोई घोड़े पे बैठ पाया, कोई घोड़े पे नहीं बैठ पाया। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं विश्वासघात था। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं विश्वासघात था। दूसरे युद्ध के अंदर गौरी जीत जाता है, इस बार नहीं था। कहां पड़ा, उस पन्ने को फाड़ देना आज, अब नहीं था। चलो और कोई सवाल। क्लियर की थी। हिस्ट्री में खूब सारे वर्जन होते हैं, आप किसी एक वर्जन को पढ़ के आए हो। अपने पढ़ना होता है मिली जुली चीजें। उस वर्जन का इतना खंडन है, इतना ज्यादा खंडन है कि उसका कोई अब लेना देना नहीं बचा है। कि जयचंद और गौरी के बीच में किसी भी प्रकार की मिली भगत थी, ऐसा कोई प्रूफ किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि गौरी ने त्राइन के युद्ध के ठीक बाद जयचंद को युद्ध में मारा है। यदि गौरी और पृथ्वीराज गौरी और जयचंद के बीच में किसी भी प्रकार का अलायंस होता, तो क्या गौरी जयचंद के खिलाफ हमला करता, जबकि जयचंद गौरी के खिलाफ युद्ध में लड़ता हुआ मरा है। चलिए बड़ी बात, क्लियर। चलो तो दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज यहां से निकलता है, हरियाणा में एक जगह और पड़ती है सिरसा, नाम सुना है? सिरसा के पास में कोई छोटा सा गांव उड़ा था, सरस्वती, क्या नाम था। यहां पे इसको पकड़ा गया पृथ्वीराज को और पकड़ के मार दिया गया। और सुनना देखो, फिर 2 वर्जन है। एक राइटर हुआ हसन निजामी, मोहम्मद गौरी की साइड का एक राइटर था। उस राइटर का नाम क्या था, क्या नाम है राइटर का? हसन निजामी ने एक बुक लिखी थी ताजुल मासिर। क्या बुक लिखी, नाम बोलो देखे। ताज उल, किसकी बुक है ताजुल मासिर? क्या नाम बुक है हसन निजामी की? और हसन निजामी ताजुल मासिर के अंदर लिखता है कि हाँ हमने गौरी को पृथ्वीराज को पकड़ा। पकड़ने के बाद में पृथ्वीराज ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो हमने उसको पकड़ के अजमेर लेकर अजमेर में राजा बना दिया। हमने कहा कि अजमेर का राजा तू, दिल्ली हमारे पास, और उसे हमने कहां का राजा बना दिया, अजमेर। लेकिन राजा बनने के थोड़े दिन बाद वो फिर हमारे खिलाफ बगावत कर देता है। इस बार हमने उसको पकड़ा और पकड़ के मार दिया। हसन निजामी कहता तो है कि हमने उसको मारा है, लेकिन वो कहता है कि पहले हमने पकड़ा तब उसने क्या कर दिया, सरेंडर, तब हमने उसको कहां का राजा बनाया, अजमेर।
फिर दोबारा उसने हमारे से लड़ाई की, इस बार हमने पकड़ा और पकड़ के हमने उसको मार दिया। इसका मतलब हसन निजामी ये कहता है कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन शासन किया है। किसके अधीन शासन किया है? आप कोई पूछेगा भाई कौन से राइटर के अनुसार पृथ्वीराज गौरी के अधीन शासन कर... ये तो तुर्कों साइड का वर्जन है, तुर्कों वाला वर्जन हमें इस किताब से पता चलता है। इधर अपनी साइड का एक वर्जन देता है चंदबरदाई। कौन देता है? चंदबरदाई की पुस्तक कौन सी अपन पढ़ चुके हैं, कौन सी बुक है? और चंदबरदाई उसके अंदर ये लिखता है कि भाई मैं पृथ्वीराज चौहान के दरबार में हूं और पृथ्वीराज चौहान को यहां से पकड़ा और पकड़ के ले गए गजनी। पकड़ कहां ले गए? और गजनी में ले जाके पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल दी और आंखें निकाल के अंधा करके उसको जेल में पटक दिया। मुझे मेरे दोस्त की याद आई, मैं मेरे दोस्त के पीछे पीछे चला गया गजनी और मैंने गौरी को कहा यार मैं मेरे दोस्त से मिलना चाहता हूं, और गौरी ने मुझे जेल भेजा उससे मिलने के लिए। और जेल जाके मैंने देखा यार पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल दी और पृथ्वीराज तो वहां पे अंधा होकर जेल के अंदर पड़ा हुआ उनकी। मैं गौरी के पास यार, मैंने गौरी को कहा गौरी यार तू हमारे पास आया था, तब देख तूने माफी मांगी तो हमने तेरे को छोड़ दिया था, अब तू भले ही मत छोड़िए, माफी नहीं मांग रहा तो पर आंखें कैसे निकाल सकता है? गौरी हंसार, गौरी ने हंस के कहा कि भारत की संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। अफगानिस्तान की संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन को पकड़ते ही उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए, और अभी तो आंखें निकाली है, थोड़े दिनों में मारेंगे हम तो इसको। चंदबरदाई कहता है कि मैंने गौरी को कहा कि गौरी भले ही तुमने हमारे राजा की आंखें निकाल ली हो, तो यार हमारा राजा ही है, इसके पास में एक अद्वितीय योग्यता है। गौरी ने कहा ऐसी क्या है? कि हमारा राजा बिना आंखों के तीर चला सकता है, बिना आंखों के निशाना लगा सकता है। गौरी ने कहा मैं ही मिला सुबह से ऐसी मजाक करने के लिए तेरे को? आदमी की आंखें नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे चला देगा तीर? ने कहा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। कैसा बाण चलाना जानता है? आवाज के ऊपर तीर चला देगा, जहां पे आवाज आएगी एग्जैक्टली वहां पर निशाना लगा देगा। गौरी ने कहा ऐसे कोई थोड़ी ना होता है। चंदबरदाई ने वापस कहा कि इसका मतलब तू भारत की संस्कृति को जानता नहीं है। भगवान राम के पिताजी थे अयोध्या के महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। वो अक्सर सरयू नदी के किनारे एक मचान बनाकर बैठ जाया करते। सरयू नदी में रात को जैसे ही अंधेरे के अंदर कोई पशु पानी पीने के लिए आता और अपना मुंह जैसे ही उस पानी के अंदर डालता, छपाक की आवाज के साथ महाराज दशरथ तीर चलाते और पशु का शिकार कर लिया करते। दुर्भाग्य एक दिन वहां पर जब महाराज दशरथ शिकार करने के लिए गए हुए थे, सरयू नदी के अंदर पशु नहीं बल्कि श्रवण कुमार आया, जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हुए वहां से घूम रहा था और अंधे माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया था। जैसे ही श्रवण कुमार के बर्तन की आवाज पानी के अंदर आई, महाराज दशरथ ने तीर चलाया, लेकिन इस बार तीर के साथ किसी पशु के मरने की आवाज नहीं है बल्कि मनुष्य की चित्कार सुनाई दी। महाराज दशरथ जब तक वहां तक पहुंचते तब तक श्रवण कुमार लगभग मरने वाला था, और उसने मरते मरते कहा कि हे महाराज, और तो अब क्या कर पाओगे मेरे लिए? अंधे माता पिता पानी का वेट कर रहे होंगे, प्लीज पानी तो पिलाना उनको। महाराज दशरथ जब अंधे माता पिता के पास पानी लेकर गए, बोला नहीं गया उनसे, कई देर तक तो चुप रहे, वहां पर खड़े रहे। अंधे माता पिता ने पूछा कि हमें तुम्हारी चाल से लग रहा है कि तुम श्रवण कुमार तो नहीं हो, कौन हो तुम, क्या हुआ हमारे बेटे के, तुम सच्ची सच्ची बात बताओ। और महाराज दशरथ ने उन्हें कहा कि मुझे माफ कीजिए, मेरी ये गलती की वजह से, मेरे तीर से, मेरे शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार मर गया है। मैं तुम दोनों की रखवाली करूंगा, मैं तुम दोनों की सेवा करूंगा, तुम दोनों मेरे साथ चलिए। लेकिन उन अंधे माता पिता ने रोते रोते कहा कि अब जब बेटा मर गया तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे महाराज दशरथ, लेकिन हम माता पिता के कलेजे से तेरे लिए श्राप निकलेगा। जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में आज तड़प तड़प के मरेंगे, एक दिन तो इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर जाएगा। समय का चक्र घुमा, महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण भरत को राजतिलक किया गया, भगवान राम को वनवास दिया गया। महाराज दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जिस प्रकार श्रवण कुमार के अंधे माता पिता। चंदबरदाई ने कहा कि हमारे शब्द भेदी बाण नहीं होता तो रामायण ही नहीं होती। क्यों राम जी को वनवास जाना पड़े, क्यों सीता को रावण लेके जाए, क्यों हमें लड़ाई करनी पड़े, रामायण खत्म हो जाती है हमारी। तो गौरी हमारे होता है ऐसा? तो गौरी ने कहा यदि तुम्हारे होता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा, कल दिखाया जाए सुल्तान को। अगले दिन सुल्तान का मंच बनाया गया एक बहुत बड़ा सा, और मंच बना के पृथ्वीराज चौहान को एक पोडियम पे खड़ा किया गया, सामने घंटी बांधी गई कि घंटी पे जैसे टन की आवाज है पृथ्वीराज को घंटी पे तीर चलाना है। पृथ्वीराज ने कहा हाँ चला दूंगा, तुम तो टन करो उधर, अभी बता दूं मैं। और चंद्रबरदाई कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज घंटी पे तीर नहीं चलाना। तो उसने कहा तो कहा गौरी बेटा तेरे साइड में, गौरी को सल्टा दे आज।
तो पृथ्वीराज ने कहा पर मुझे ये नहीं पता कितनी दूर बैठा है, दूरी पता हो तो फिर मैं उस हिसाब से तीर चला दूं। चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने वहां खड़े खड़े एक दोहा बोला, आप ज्यादातर लोग वो दोहा जानते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान अर मत चुके चौहान। और दूरी बताता है, 4 बांस जितना, 24 गज, गज होता है 24 गज 8 अंगुल, 24 बांस, सॉरी 4 बांस 24 गज 8 अंगुल, इतनी दूरी पर सुल्तान बैठा है, मत चुके चौहान, आज चौहान चूक मत जाना। और कहता चौहान चुका ही नहीं, उसने तीर चलाया, तीर चला के गोरी को मार दिया। और गोरी को मारने के बाद में पृथ्वीराज चंद्रबरदाई को मार देता है और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को मार देता है, दोनों एक दूसरे को मारकर वहां पर सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कहानी सुनाई किसने? तो ये कहानी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में जैक स्पैरो एक डायलॉग बोलता है कि जो कोई पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के चंगुल में फंसा वो वापस जिंदा लौट ही नहीं सका। तो जैक स्पैरो कहता है फिर ये कहानियां सुनाता कौन है? कौन बताता है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन कैसे होते हैं और कैसे? फिर हम उसका जवाब देते हैं, हम कहते हैं ये कहानी चंद्रबरदाई का बेटा पूरा करता है। बेटे का नाम था जलहण। क्या नाम था उसका? जलहण नाम का बेटा था और उस बेटे ने कहानी पूरी की। लेकिन चंद्रबरदाई की ये जो किताब है पृथ्वीराज रासो, इसको अभी तक हिस्ट्री वाले हिस्ट्री नहीं मानते। चंद्रबरदाई की एक भी बात सच्ची नहीं है। चंद्रबरदाई की बातों में एक भयंकर झोल है, क्योंकि यदि चंद्रबरदाई की इन बातों को सत्य माना जाए तो हिस्ट्री कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। क्योंकि हिस्ट्री में हम आगे पढ़ते हैं कि 1206 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया था, और जब उसने दोबारा आक्रमण किया तो हरियाणा साइड में कोई खोखर सैनिक था और उस खोखर सैनिक ने गोरी के छुरा मार के गोरी को मार दिया था। तो यदि आप पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण से गोरी को मरता हुआ दिखाएंगे तो 1206 में उस हमले को प्रूव कैसे कर पाएंगे और खोखर सैनिक की गोरी की हत्या को कैसे बता पाएंगे आप? फिर और लफड़ा। ये घटना है 1192 की। घटना कब की है? तराइन का दूसरा युद्ध कब हो रहा है? 1192। इस घटना के 500 साल बाद, कितने साल बाद? 1676 ईस्वी में। कब की बात है? मेवाड़ में एक महाराणा वे राज सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन वे? और वो राजसमंद झील बना रहे थे। कौन सी झील बना रहे? जब राजसमंद झील बनाई जा रही थी तब उसके पास में उन्होंने इतिहास लिखवाया, पूरा मेवाड़ का इतिहास लिखवाया, जो हम आगे पढ़ेंगे राज प्रशस्ति। क्या कहलाती है? जब राज प्रशस्ति लिखवाई जा रही थी तब महाराणा राज सिंह ने अपने कई दूत राजस्थान में अलग अलग जगह भेजे और अलग अलग जगह उन दूतों को कहा कि जाओ और राजस्थान की हिस्ट्री लेके आओ, ताकि मेवाड़ की हिस्ट्री का पता चल सके कि मेवाड़ में जो बुक है वो तो मेवाड़ वाला वर्जन बताती है, बाकियों ने अपने बारे में क्या क्या लिखवा रखा वो तो पता चले, ताकि अपने सही हिस्ट्री यहां पर लिखवा सके। महाराणा राज सिंह जी का जब एक दूत अजमेर आया, अजमेर में उसको एक बंदा मिला और उस बंदे ने कहा कि मैं चंद्रबरदाई का वंशज हूं। कौन चंद्रबरदाई? का वो जो 500 साल पहले पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। अच्छा। और उन्होंने एक किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जो मेरे पास पड़ी है, और उसने वो पृथ्वीराज रासो ला के दी। ये तमाम कहानियां पृथ्वीराज रासो की 1700 में पता चली, 500 साल बाद घटना के। अभी तक ये नहीं पता कि उस चंद्रबरदाई ने ये किताब लिखी थी कि नहीं लिखी थी। उसकी जो भाषा है वो 1200 ईस्वी के आसपास की कतई भाषा नहीं, वो भाषा बहुत बाद की है। चंद्रबरदाई ने इतनी बातों का गाड़मेल कर दिया जिसकी हद नहीं। चंद्रबरदाई कहता है कि इस युद्ध के अंदर मेवाड़ की तरफ से समर सिंह लड़ा था। कौन लड़ा था? जबकि समर सिंह इस युद्ध के 150 साल बाद तो पैदा हुआ था, 100 साल, लगभग 100 साल बाद पैदा होता, तो समर सिंह इस युद्ध के अंदर कैसे लड़ सकता है? उस युद्ध में लड़ने वाला ही दूसरा था। चंद्रबरदाई ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल दिल्ली था। ननिहाल कहां पे था? जबकि हम जानते हैं कि कर्पूरी देवी चेदी के राजा अचलराज कलचुरी की बेटी थी। इसलिए पृथ्वीराज रासो में एक भी बात सच्ची नहीं है। संयोगिता वाली कहानी भी पृथ्वीराज रासो ही बताता है, इसके अलावा किसी ने इस कहानी को बताया? तो अभी तक डाउट है कि पृथ्वीराज रासो की बातें किसने लिखी, कब लिखी, इस बारे में हम कुछ भी जानते। तो फिर बात सच्ची क्या है? हम कहते हैं हसन निजामी वाली बात भी गलत है, ये वाली बात भी गलत है। बीच में भी न्यूट्रल इतिहासकार जो है ओझाजीन दशरथ शर्मा, ये बाद में कहते हैं कि यहां से पकड़ के गजनी लेके गए, गजनी ले जाके आंखें निकाल के जेल के अंदर बंद किया और मार दिया। और मुस्लिम राजाओं में बहुत कॉमन सी बात हुआ करती थी, दुश्मन को पकड़ देते और पकड़ के मार दिया करते थे। बस सिंपल सी इतनी बात हुई है। न तो उसने कोई अधीनता स्वीकार की थी और ना ही किसी शब्द भेदी बाण द्वारा उसने गोरी को मारा था। ये कुछ कहानियां हैं, ऐसी कहानियां बाद में समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाती है, प्रचलित। फिर सबसे बड़ी बात, हिस्ट्री कहती है
कि कोई भी घटना जब तक आप उसके पक्ष में प्रूफ नहीं दोगे तब तक उस बात को सत्य नहीं माना जाए। चंद बरदाई वाली किताब के पक्ष में अभी तक अपने पास कोई भी प्रूफ नहीं। हो सकता है आने वाले टाइम में स्टोरियन प्रूफ ढूंढ लाए तो अपने उस बात को सत्य मान लेंगे, पर जब तक प्रूफ नहीं है तब तक चंद बरदाई वाली बात को किसी को भी सत्य माना नहीं जाना। चंद बरदाई ये कहता है कि उसने जयचंद को बुला लिया था, तो चंद बरदाई की सारी बातें झूठी है, जबकि इसका और कोई उल्लेख नहीं करता कि जयचंद का ऐसा कोई भी हाथ था। क्योंकि इस घटना इस तराइन के दूसरे युद्ध के ठीक 2 साल बाद चंदावर के युद्ध में जयचंद गोरी के साथ तराइन से भी बड़ा युद्ध करता है, और चंदावर वाले युद्ध में तो जयचंद लगभग जीत गया था। तब गोरी की तरफ से आया हुआ एक तीर जयचंद के लगता है और जयचंद घायल होकर गिर जाता है और उसकी सेना भाग जाती है। तो पृथ्वीराज रासो में ज्यादातर बातें सच्ची मैंने इसलिए सुना दी कि मैं नहीं बताता शब्द भेदी बाण वाली बात, तो स्टूडेंट कहता है सर ओरिजिनल बात तो खा गए, असली बात तो बताई नहीं। आपने तो ये लिखो भाई पृथ्वीराज चौहान हार क्यों गया था, मेंस में ये पूछे जाएंगे। अच्छा, एक कारण तो ये था कि पृथ्वीराज के अपने आसपास के किसी भी राजा के साथ बनती नहीं थी, इसलिए आसपास के राजाओं ने उसका गोरी के खिलाफ साथ अकेला ही लड़ने के लिए, किसी भी राजा ने गोरी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की। एक मैं अभी बता रहा था आपको कि उसने अपनी सेना कम करनी शुरू कर दी थी। गुजरात, यूपी, एमपी इन बाउंड्री पर अपने अच्छे सेनापतियों को भेज, उसकी सेना गोरी के मुकाबले कम, उसके अधिकतर सेनापति अन्य युद्धों में क्या थे, व्यस्त थे। किसके सेनापति? फिर दूसरा तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191। तराइन का दूसरा युद्ध कब हो रहा है? 1192। 1 साल का टाइम। गोरी को युद्ध की तैयारी का क्या मिल गया था? समय। यदि पृथ्वीराज हाथों हाथ ही उस टाइम हमला करता तो गोरी को संभलने का मौका, अब संभलने का मौका मिला। उसने अपनी आर्मी दोबारा तैयार कर ली, घायल सैनिकों का इलाज करवा लिया, हथियार और मंगवा लिया, आपकी जासूस, तो टाइम मिल गया उसको आराम से संभलने। फिर हमें एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि गोरी एक बहुत अच्छा सेनापति है, और गोरी ने अपनी डिप्लोमेसी से हरा दिया यार। तो एक अच्छा सेनापति केवल वो नहीं होता जो युद्ध के मैदान में ही निर्णय ले, युद्ध के मैदान से बाहर जो निर्णय लिए जाते हैं, दिमाग से जो आप खेलते हो, वो भी एक बड़ी चीज है। वो दिमाग से खेल रहा था। जब वो ये कह रहा था कि वहां मेरे बड़े भैया और राजा है, मैं जाऊंगा तो मुझे मार देंगे, इसलिए थोड़े दिन यहां पर बैठने दो, उसने बैठने की परमिशन ले लिया आपसे। फिर आप चुपचाप बैठे थे, लेकिन वो आपके पल पल की न्यूज अपने पास में रख रहा था, तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि यार मेहनत तो कर ही रहा है वो, भले डिप्लोमेट अलायंस नहीं बना पाया, गठबंधन नहीं था, अकेला पड़ गया, सेना भी क्या हो गई कम, क्योंकि आज बाकी सेनापति अलग अलग युद्धों के अंदर क्या हो गया आपके बिजी। फिर गोरी को टाइम मिल गया और गोरी एक अच्छा सेनापति भी, उसने आपको किससे हरा दिया? अपनी कूटनीति। 2 पृथ्वीराज की तरफ से गलतियां हो रही है, साथ नहीं दे रहे, और सेना भी उसकी क्या बढ़ रही है? कम। 2 गोरी की तरफ से अच्छी बातें हो रही है कि गोरी को क्या मिल रहा है? टाइम, और गोरी अपनी कूटनीति भी दिखा रहा है आपको। 2 चीजें हमेशा लिखनी है। बाहर के किसी भी राजा की जीत बतानी हो, भारत के किसी भी राजा की हार बतानी हो, 2 बातें हमेशा लिखनी है। अपने यहाँ के राजा लड़ाइयों में हाथियों का प्रयोग ज्यादा करते, किसका प्रयोग ज्यादा करते? जबकि बाहर के लोग हमेशा घोड़े ज्यादा रखते थे। क्या ज्यादा रखते? ये अपने भारत में परंपरा थी। ऐसा माना जाता कि पहले भारत के अंदर घोड़े ज्यादा नहीं थे, घोड़े नहीं थे तो अपने यहाँ पे लड़ाइयां कैसी होती थी? हाथियों की। और फिर वो परंपरा ही बन गई कि राजा महाराजाओं की लड़ाइयां हमेशा किस पे होती? हाथी। जबकि हाथी और घोड़े इनके मुकाबले की कोई भी लड़ाई होगी तो घोड़ा जीतेगा। हाथी के साथ में 2 समस्या है। एक तो हाथी बहुत भारी भरकम जानवर होता है, इसलिए धीरे धीरे चलेगा। घोड़ा बहुत तेज गति से मूव करके आता है, तो हाथी जाके आगे वहां जाके किसी को मार के आएगा, इतने में घोड़े वाला आगे 3 सल्टा जाएगा। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। फिर हाथी के साथ दिक्कत होती है, हाथी लंबा चौड़ा जानवर होता है, इसलिए हाथी के यदि कोई तीर वीर लग गया कहीं पे आगे तो हाथी पागल हो जाता है। तो हाथियों को पागल होने से बचाने के लिए युद्ध में ले जाने से पहले दारू पिला के लेके जाते हैं। इसलिए हाथियों को बोलते हैं मद मस्त हाथी, कि हाथू शराब पी के जाया करता था। पर कई बार ऐसा होता कि कोई तीर जोर का आके लगा और दारू उतर गई। भाई उतर जाए ना दारू तो हाथी भागता है इधर उधर, और भागता तो अपनी सेना को कुचल देता है। तराइन के दूसरे युद्ध में सबसे बड़ा कारण तो हाथियों का भागना था। सुबह सुबह अचानक हमला हुआ, तैयारी नहीं थे कोई, हाथियों की भी पी भी नहीं थी, हाथियों ने कुचल दिया था इन सैनिकों को नीचे। और बड़ी दिक्कत होती है कि हाथी पर बैठा हुआ राजा दूर से दिख जाता है। जो भी बड़े बड़े सेनापति होते हैं वो हाथियों पे बैठ बैठ के लड़ते हैं। इसलिए तुर्कों को ये चीज समझ में आ गई थी कि जो ऊपर बैठे बैठे ऊंचे ऊंचे लड़ रहे हैं सारे के सारे इनके मुख्य मुख्य सेनापति है, इसलिए सारे तीर सेनापतियों पे चलाए जाए। और अपने यहाँ पे एक दिक्कत थी कि सेनापति घायल हो जाता है, मर जाता, तो सेना पीछे लौट जाया करती।
तो हाथियों वाली लड़ाई बहुत खतरनाक हुआ करती है इस मामले के अंदर, कि घोड़ों के मुकाबले में हाथी कभी भी जीती। और अपना वो ट्रेडिशन था कि अपने घोड़ों पे कम लड़ते, किस पे लड़ते। इस लड़ाई ने तराइन के दूसरे युद्ध में हाथियों ने अपना कमाल दिखा दिया था। हाथी भागे बेचारे सुबह सुबह इधर उधर, जो सैनिक सो रहे थे उनके ऊपर चढ़ चढ़ा गए थे। एक और बहुत गंभीर सी समस्या होती थी, अपने यहाँ पे हथियार बहुत भारी भारी हुआ करते, भारी हथियारों के साथ में लड़ा करते, जबकि जब तुर्कों के साथ में लड़ाई हुई तो तुर्क तलवारें लेके आते बहुत हल्की हल्की। और ये तो पक्का है कि अपने आप पुराने कहानियां भी सुनो, घर में भी कोई कहानियां सुनोगे तो अपने आएगा कि फलाने राजा का भाला 95 किलो का था, उस राजा की तलवार 52 किलो की थी। और अपने इनमें बड़ा ही वो गर्व फील करते हैं, प्राइड फील करते हैं, यार इतना बड़ा भाला लेके लड़ लिया, इतनी बड़ी तलवार लेके लड़ लिया। मैं कई बार सोचता हूँ हल्की होती तो ठीक नहीं रहता। 95 किलो का एक भाला था, उसकी जगह यदि आपके पास में 23 किलो के 4 भाले होते ठीक रहता है, आराम से उठाते, आराम से मारते। हाँ मान लिया पहले वाले डाकी हुआ करते थे, 95 वाला भी उठा लेते, पर 95 वाला उठा के चलाओगे तब तक यार 23 वाले दो चला दो, ठीक रहेगा आपके पास में। तलवार 52 किलो वाली तलवार घूमेगी नहीं यार, कोई लचक वचक पड़ जाए और हो जाए। तुर्कों के पास में हल्की हल्की 13-13 किलो वाली तलवार थी, इतने में तो घुसेड़ जाता कोई, अपने वाला उठाता उससे पहले तो गाल जाया करता था वो कि लो मैं बता देता हूँ यार तुम्हें क्या किया जा सकता है। तो हमारे हथियार हमेशा भारी थे, उनके हथियार कैसे हुआ। दो बातें पृथ्वीराज की तरफ से खराब हुई, कौन कौन सी बातें। साथ नहीं दिया, सेना भी क्या हो गई थी कम। दो बातें गौरी के लिए ठीक हुई कि गौरी को युद्ध की तैयारी का टाइम मिल, अपनी डिप्लोमेसी से रह गया। दो बातें स्ट्रेटजी का सीधी सीधी, उनके पास घोड़े थे, इनके पास हाथी थे, उनके पास में हल्के हथियार थे, इनके पास में पहले पड़ी। कोई 50 शब्दों में पूछे त्राइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्यों हार गया, गौरी क्यों जीत गया, बता सकते हो।